उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं बता दूं गुणधर्म। तो गुणधर्म में नंबर 1 आता है वितरण का नियम। वितरण का नियम, इसके अनुसार क्या होता है, यदि ए बी प्लस, इससे नहीं, अगर एक्स ए प्लस एक्स बी हो तो ए होता है एक्स ए प्लस बी के बराबर। देखना दोस्तों, समझने की कोशिश करना। देखो एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है, तो इधर हम एक्स को कॉमन ले लेते हैं, एक्स को बाहर निकाल लेते हैं। बचा क्या, यहाँ पर ए बचा, प्लस बीच में है, उधर बी बचा। ठीक है, तो इसे कहते हैं वितरण का नियम। समझ में आ गया होगा। संख्या में तो मैं समझा दूँ, यदि 2 गुणा 4 हो प्लस 2 गुणा 8 हो, तो देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, दो को हम कॉमन निकाल सकते हैं और 4 प्लस 8 बचेगा। समझ गए, ये हो गया वितरण का नियम। नंबर दूसरा है सहचर्य का नियम। सहचर्य का नियम, इस नियम के अनुसार क्या होता है देख लो। यदि x प्लस ए, यदि देखो ए भी मिला लो, यदि ए गुणा बी गुणा सी है तो ए बराबर होगा ए गुणा बी गुणा सी के। देखना दोस्तों, पहले इन दोनों का आपस में गुणा हो रहा है, फिर इसमें हो रहा है, और यहाँ पर पहले बी और सी का हो रहा है और इसका बाद में हो रहा है, और जो वैल्यू आएगा वो एक जैसा आएगा। जैसे कि अगर मैं 2 गुणा 4 का पहले करूं और 3 का बाद में करूं, और इधर मैं 2 का बाद में करूंगा और 4 और 3 का पहले करूंगा, तो देखो 4 दूनी 8 गुणा 3 और 2 गुणा 4 3 12। अब देखो 8 3 24 और 12 दूनी 24। जो आंसर आएगा वो तो सेम ही आएगा। मतलब ये सहचर्य का नियम कहता है कि यदि ए बी और सी का तीनों जगह गुणा लिखा है या तीनों जगह प्लस में भी हो सकते हैं, तो हम चाहे पहले इनको जोड़ लो चाहे पहले इनको जोड़ लो, उनकी जो वैल्यू आएगी वो एक समान आएगी। नंबर तीसरा नियम है क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता क्या होता है देख लो। क्रम विनिमयता का नियम, तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस अगर कहीं पर x गुणा वाई है तो इसको लिख सकते हैं y गुणा x। मतलब क्रम बदल दिया है, पहले x है, इधर पहले y है, कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे कि देख लो संख्या रूप में, यदि 2 गुणा 4 है तो हम इसको 4 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनका वो तो एक ही रहेगा वैल्यू। 4 दूनी 8 और 2 चूको 8। ठीक है, क्रम विनिमयता का नियम चल गए। अब समझ चलते हैं सीधे सवाल पर। सवाल नंबर 1, हमने सवाल नोट कर लिया है। -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणा 1/6। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि इसमें कौन सा नियम लग सकता है। अगर क्या क्रम विनिमय का नियम लग सकता है, तो क्रम विनिमय में 2 संख्याएँ, ये तो बाद की बात है। इसमें देखते हैं वितरण का नियम। देखो वितरण के नियम में एक्स ए है और एक्स बी है, मतलब दोनों पदों में एक्स है, एक पद एक जैसा होना चाहिए, तो वितरण का नियम काम कर जाएगा। इधर भी एक्स है और प्लस के इधर भी एक्स है, तो हम इसमें देखते हैं क्या एक जैसी संख्या है। तो देखो आपको दिख रही होगी ए संख्या, जो 3/5 यहाँ भी है और 3/5 यहाँ भी है, तो मतलब ये 3/5 इसमें से कॉमन आ सकती है। लेकिन ध्यान रहे 5/2 के पास 3/5 नहीं है, इसमें 3 पद बन रहे हैं, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। देखना ये प्लस और माइनस आता है तो पद का एक हिस्सा हो जाता है। गुणा तो आपस में हो ही जाता है, ये तो एक ही पद माना जाता है गुणा के रूप में, लेकिन जब प्लस और माइनस आती है तो वो सवाल को तोड़ देती है, मतलब पद हो जाता है। देखो इसमें 3 पद हैं, तो इसमें 3/5 इस पद के पास है और इस पद के पास है, तो इन दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे, इसको बाद में लिख देंगे, तभी तो कॉमन आएगा। सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, हल निकालते हैं इसका। हल -2/3। देखो हमको एक कॉमन निकालना है, तो इस पद को और इस पद को पास पास में लिख लेंगे बस। 3/5 माइनस 3/5 गुणा 1/6। हमने इसको और इसको 5 में लिख लिया, इसको अब लिख देंगे बाद में 5/2। देखना अब देखो 3/5 है, 3/5 है, वही है क्रम वितरण के नियम के अनुसार एक्स को हम कॉमन निकाल लेंगे और ए और बी बचेगा। अगर ए
x को हम कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे a बचेगा और यहाँ पे a बचेगा, बस निकाल लो। ठीक है, 3/5 यहाँ पे क्या बचा माइनस के 2/3 और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 1/6। देखो कॉमन लिया है, प्लस का 3/5 लिया है तो ये माइनस तो नहीं ली तो माइनस तो यही रहेगी, तो माइनस 1/6 आ गया। ठीक है, और यहाँ बाद में क्या बताया 5/2। 3/5 इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो एलसीएम आएगा 6 और 3 दूनी 6 तो 2 का गुणा होगा माइनस का 4 और माइनस का 1 प्लस 5/2। 3/5 गुणा माइनस माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5/6 प्लस का 5/2। अब देखो गुणा है, गुणा कर देंगे, अंश का अंश में होता है, हर का हर में होता है। बताइए तुम्हें ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। अंश का अंश में करो, 5 × 15 जो कि माइनस का आएगा, कि माइनस है। 6 × 30 प्लस का ही आएगा, बटे 5 प्लस 5/2। अब देखो फिर से बिंदु बन गई, फिर से सॉल्यूशन कर दो इसको यहाँ पे काट सकते हो, काटना हो तो छोटी हो जाएगी। 15 दूनी 30 माइनस का 1/2 रह गया। ठीक है, अब देखो 2 में और 2 में एलसीएम क्या आएगा 2 ही आएगा। माइनस का 1 है तो माइनस का 1 और प्लस का 5 है तो प्लस का 5। देखो 5 में से 1 गया तो 4/2, 2 से 2 कट जाएगा बराबर 2। मतलब इस सवाल का उत्तर आया है 2/59। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। हमने दूसरा सवाल नोट कर लिया है। 2/5 माइनस का 3/7 माइनस 1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। सबसे पहले हम वही देखेंगे इस पर सवाल में पद कितने बन रहे हैं, तो आप ध्यान से देखना। पद नंबर 1 माइनस आ गया, दूसरा पद स्टार्ट 2 पद हो गए, प्लस आ गया, तीसरा पद स्टार्ट 3 पद हो गए। इस सवाल में भी 3 पद हैं। क्या एक जैसी संख्या किसी में दिख रही है, तो ध्यान से देखो 3/2 1/14 2/5 दिख रही है। देखो इसमें भी 2/5 और इसमें भी 2/5, तो इनको हम इकट्ठा लिख लेंगे। ठीक है, चलो लिखते हैं 2/5 माइनस 3/7 प्लस 1/14। देखो हमने ये डायरेक्ट कॉमन ले लिया है 2/5। ध्यान से रखना, अगर हम इनको इकट्ठा लिखेंगे तो देखो 2/5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 3/7 और यहाँ बचेगा 1/14 प्लस का। ठीक है, 2/5 कॉमन आ गया, अब क्या रह गया ए रह गया, तो इसको भी लिख लेंगे 1/6 गुणा 3/2। ये आया दोस्तों वितरण के नियम से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। पहले सवाल में हमने नहीं लिखा था, हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं वितरण के नियम से। पेपर में लिख के आना दोस्तों, अभी तो मैं आपको समझ रहा हूँ। वितरण के नियम से, वितरण का नियम मैंने तुम्हें बताया ही था। वितरण के नियम में क्या होता है, यदि एक्स ए प्लस एक्स बी होता है तो हम इसको एक्स कॉमन लेके ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, यही वितरण का नियम होता है जो हमने यहाँ पे बता दिया है। अब इसको हल करेंगे। देखो 2/5 भिन्न बन रही है, कर लो 14 एलसीएम आएगा, 7 दूनी 14 तो 3 दूनी 6 प्लस का 1 माइनस का 1/6। इसको गुणा ही कर लो सीधा, यहाँ माइनस रहेगा, माइनस का 6 दूनी 12 और ऊपर रहेगा 3। ठीक है, 2/5 गुणा में आएगा 6 में से 1 गया, माइनस का 5/14 और माइनस का 3/12। पहले गुणा होगा, 2 पंजे 10 माइनस का और 14 पंजे 70 माइनस का 3/12। छोटा कर सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 3 चौक 12 होता है, तो बचा क्या 1/7 माइनस का
और इधर माइनस का 1/4। एलसीएम ले लो, 7 चौको 28 आएगा, 7 चौको 28 होता है तो माइनस का 4 आएगा, 4 7 28 होता है तो माइनस का 7 आएगा। माइनस का 7 और 4 माइनस का 11 होगा बटे 28, यही इसका उत्तर आ रहा है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम याद कीजिए। योज्य प्रतिलोम क्या होता है मैं आपको बता दूं कि यदि a प्लस b बराबर 0 हो तो b a का योज्य प्रतिलोम होगा। आके समझिए, अगर a है उसमें b को जोड़ दिया जाए तो 0 हो जाए तो b ये का प्रतिलोम होगा। तो देखो a तो हमें दिया हुआ है 2/8, 2/8 में क्या जोड़ दिया जाए कि 0 हो जाए, वही 2/8 का योज्य प्रतिलोम होगा। तो ध्यान से देखना, ये मैं लिख लेता हूँ 2/8। अब देखो इसमें हम क्या जोड़ सकते हैं कि ये 0 हो जाए तो इसमें हम जोड़ेंगे माइनस का 2/8। तो देखो माइनस का 2/8 हम माइनस का 2/8 जाएगा तो 0 हो रहा है। देखो अगर इसमें ए जोड़ दिया था 0, तो ये जो संख्या है इस संख्या का योज्य प्रतिलोम होगा ए वाली संख्या। तो हम लिख सकते हैं माइनस के 2/8 आंसर है। अगर क्यों पूछ रहा है तो क्यों में हम लिखते हैं क्योंकि इनका जोड़ 0 आ रहा है। ठीक है। नंबर 2, हर संख्या के साथ यही करना है। देखो माइनस के 5/9 में क्या जोड़ना पड़ेगा, माइनस के 5/9 में, तो माइनस के 5/9 में 5/9 जोड़ना पड़ेगा प्लस का। देखो अगर प्लस का है तो माइनस का जोड़ना पड़ेगा तभी तो 0 आएगा, अगर माइनस का है तो प्लस का जोड़ना पड़ेगा तभी 0 आएगा। माइनस का है तो प्लस की आएगी, प्लस का है तो माइनस की आएगी, यही जो प्रतिलोम होता है। नंबर 3 देखो, माइनस का 6 माइनस का 5, ये माइनस समझने की भूल मत कर लेना। देखो दोनों ऊपर और नीचे माइनस, माइनस से माइनस कट जाती है, मतलब ये प्लस की संख्या 6/5, तो इसका योज्य प्रतिलोम माइनस का 6/5 होगा। नंबर 3 देखो, माइनस का 2/9 है तो प्लस का 2/9 होगा। 19/6 है माइनस का तो प्लस का 19/6 हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 हो गया। अब नंबर 2 वाला सवाल है, ये मैंने 3 लिख दिया, 2 है। अब चलते हैं नंबर 3 की ओर। नंबर 3, यदि x बराबर a है और x बराबर a है तो सत्यापित कीजिए कि माइनस गुणा माइनस एक्स बराबर x होता है। देखो ये तो भाई योज्य प्रतिलोम है, x का योज्य प्रतिलोम माइनस x होगा और माइनस x का योज्य प्रतिलोम फिर से x हो जाएगा। ये तो वैसे ही सत्यापित रखा है, फिर भी हम तुम्हें करके बता देंगे, नोट कर लेते हैं इसको। यदि x बराबर 11/15 है तो सिद्ध कीजिए कि माइनस एक्स बराबर एक्स होता है। तो देखो हम इसको लिख लेंगे दिया है x बराबर 11/15, सिद्ध क्या करना है दोस्तों, माइनस एक्स बराबर एक्स। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो हम LHS ले लेंगे। अगर LHS से RHS आ जाती तो ये सिद्ध हो जाएगा। LHS बराबर हमने लिया माइनस एक्स, तो देखो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, हो गया। तो अगर हमें ये संख्या रखे और दिखानी है, ठीक है, तो माइनस एक्स ले लिया। देखो हमने LHS लिया था, क्या था, माइनस का एक्स। ठीक है, तो माइनस लगाएंगे, फिर से माइनस लगाएंगे और x का मान रख देंगे। x का मान कितना लिया था, 11/15। x का मान रख दिया हमने 11/15।
और देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी, तो LHS बराबर क्या आया 11/15। अब हम लेंगे RHS। RHS बराबर क्या होता है x होता है। x का मान कितना दिया था 11/15। अब देखो LHS भी 11/15 है और RHS भी 11/15 है, अर्थात LHS बराबर RHS नीचे लिख देंगे। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, क्योंकि LHS बराबर RHS आ चुका है, वही हमें सिद्ध करना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित के गुणनात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखो योज्य प्रतिलोम में हमने बताया था किसी संख्या को किसी संख्या में जोड़कर अगर 0 आ जाती है तो वह संख्या दी हुई संख्या का योज्य प्रतिलोम होती है। इसमें भी ऐसा ही कुछ है। देखो अगर a है और उसका गुणा मैं b के साथ करूं और बराबर में 1 आ जाए तो b a का गुणात्मक प्रतिलोम होता है, गुणात्मक प्रतिलोम होता है। गुणात्मक प्रतिलोम को व्युत्क्रमानुपाती भी बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती या व्युत्क्रम। ठीक है। अगर सवाल में ये शब्द भी आए तो आप कंफ्यूज मत होना, यही गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, ऐसा सोच लेना। ठीक है। अब देखो ये में हम काय का गुणा करें कि 1 हो जाए। अगर ये संख्या हमें आ गई तो ये संख्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगी। जैसे कि देखो दी कौन सी -13 दिया है, -13। अब सोचो -13 में हम कैसी संख्या का गुणा करें कि 1 आ जाए। जिस संख्या का गुणा करेंगे वही गुणात्मक प्रतिलोम होगी। तो -13 में हम 1/-13 का ही गुणा करेंगे, तभी तो -13 से -13 कटेगा और 1 आएगा। मतलब कि -13 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/-13 है। तो देखना अब गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए कुछ नहीं करना, बस जिस संख्या का पूछ रहा है उसके ऊपर 1 लगा दो, गुणात्मक प्रतिलोम निकल जाएगा। जैसे कि देखो अब पूछ रहा है -13/19, -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो हमने बताया था जिस संख्या का पूछ रहा है उसके ऊपर 1 लगा दो, तो 1 लगा दो और लिख दो -13/19। अब देखो नीचे भाग में 13/19 है, ऊपर गुणा में जाएगा तो संख्या पलट जाएगी और 19/13 हो जाएगा। यही इसका आंसर है, माइनस रहेगा। ठीक है ना। अगला पूछ रहा है, देखो 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो 1/5 हमने बताया था गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए ऊपर 1 लगा दो, मतलब 1 में उसका भाग दे दो। ठीक है। तो देखो 1 लगा दो और नीचे तो दिया ये 1/5, 1/5 है, ऊपर जाएगा तो 5/1 हो जाएगा। 1 का तो कोई मूल्य नहीं रहता, तो 5 उसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अगला पूछ रहा है -5/8, -5/8 -3/7 गुणा -3/7 इसका योज्य प्रतिलोम। तो पहले तो हम इसको सही कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे संख्या को। 5×15 जो कि प्लस का रहेगा, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है, एक नियम होता है, माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस आ जाता है। ठीक है। 5×15 प्लस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 7×7 56। देखो अब 15/56 का प्रतिलोम क्या होगा। 15/56 का प्रतिलोम होगा 1/15/56। ऊपर पहुंचेगा तो 56/15। देखो अगर परमेय संख्या है, परमेय संख्या का प्रतिलोम उसका ही उल्टा होता है। 15/56 है तो 56/15 हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है। अगला सवाल है -1 गुणा माइनस का 2/5, -1 गुणा माइनस का 2/5। इसको भी पहले से माइनस माइनस की संख्या प्लस हो जाएगी 2/5, और 2/5 का योग गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा 5/2। में पहले बताओ उल्टा होता है परमेय संख्या में। ठीक है। अगला सवाल है -1। तो देखो -1 का प्रतिलोम क्या होगा। तो -1 का प्रतिलोम होगा -1 गुणा -1। देखो 1 का तो -1 का तो -1 ही रहेगा, -1 -1 प्लस का 1 हो जाएगा।
प्लस का एक यही हमें चाहिए, 1/1 भी, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयुक्त किए गए गुणधर्म गुणों का नाम लिखना है। तो मैं पहले बता चुका हूँ। देखो, -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5 बराबर 4/5। देखो, -4/5 और गुणा 1 गुणा -4, 1 का गुणा करने पर इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, -4/5 ही आ रहा है। मतलब इसका देखो कॉपी पे मैं तुम्हें समझाता हूँ। -4/5 गुणा 1 बराबर है 1 गुणा -4/5 बराबर है -4/5। देखो, अगर किसी संख्या का गुणा किया जाए और उसका वैल्यू नहीं बदले, देखो पहले कितना है 4/5 और 4/5 में बाद में 4/5 में 1 का गुणा कर दिया, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू नहीं बदली और -4/5 ही रहा। इसका मतलब है कि 1 इसका गुणात्मक तत्समक है। गुणात्मक तत्समक। अगर किसी संख्या में 1 का गुणा किया जाए तो उसका भाव नहीं बदलता, इसका मतलब है 1 सभी संख्याओं का गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, अगला देखते हैं। -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17। आप ध्यान से देखोगे, सवाल नंबर 2। देखो, -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17। देखना, अगर a और b, इधर है b गुणा a, मैंने एक नियम बताया था। देखो, a गुणा b बराबर b गुणा a है, तो ये कौन सा नियम होता है? ये होता है क्रम विनिमयता का नियम। बताया था कि नहीं बताया था? क्रम विनिमयता का नियम। तो लिख देंगे हमें कि इस नियम का पालन हो रहा है, बस ये नियम ही तो पूछ रहा है सवाल में। तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल में आप देखेंगे कि -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1 हो रहा है। देखो, किन्हीं दो संख्याओं का गुणा होकर 1 आता है, तो इसका मतलब होता है कि जो वो संख्याएं एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब गुणात्मक प्रतिलोम है। वो संख्याएं एक दूसरे की क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम है। यहाँ पे 19/29 29/-19 का गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, अगला सवाल है छठवां। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। सिंपल सा गुणा करना है छोटे बच्चों की तरह। देखो, 6/13 का, लेकिन इसमें भूलने वाली चीज़ है कि 6/13 को 7/16 के साथ गुणा नहीं करना है। 6/13 को 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो सबसे पहले 7/16 का व्युत्क्रम निकालेंगे। तो 7/16 का व्युत्क्रम होगा, माइनस के 7/16 का व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम क्या होता है? उल्टा। परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है? उल्टा, बताया था मैंने। तो 7/16 का व्युत्क्रम 16/7 होगा। ठीक है, और व्युत्क्रम के साथ 6/13 का गुणा करना है। 6/13 गुणा 16/7। देखो, 16 96 होता है और 13 91 होता है। ये कट नहीं सकते, इसलिए 96/91 ही आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है 7वां कि हम इस संख्या को इस संख्या में किस नियम के द्वारा बदल सकते हैं। तो देखो, a गुणा b गुणा c, a गुणा b गुणा c। देखो, पहले a अलग है और b और गुणा c का पहले है। इधर a गुणा b पहले हैं और a बाद में है। ठीक है, ये नियम बताया था मैंने, सहचर्य का नियम। सहचर्य का नियम जो मैं पहले बता चुका हूँ, आपको ध्यान भी होगा। देखो, सहचर्य के नियम के अनुसार क्या था कि a गुणा b गुणा c होता है, ये बराबर होता है a गुणा b गुणा c के। ठीक है, इसमें इधर पहले आ जाता है और इसमें इधर पहले आ जाता है। वही तो है, इसमें है कि b, देखो b गुणा c है इधर,
ए अलग है, इधर ए गुणा बी है और सी अलग है। देखो सी अलग है और ए अलग है, ठीक है। आगे समझ में ये सहचर के नियम द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, आप लिख देना। अगला सवाल है, क्या माइनस का 1 से 1/8 गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है। तो लिखेंगे माइनस का 1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। तो हम तो इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। इसको सही कैसे करेंगे, 8 × 8 और 1 9, माइनस का 9/8। अब देखो माइनस का 9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक 9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 8/9, ठीक है। मैंने बताया था परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उल्टा हो जाता है 8/9, जो कि माइनस का ही रहेगा, ठीक है, होगा। अब देखो इसका प्रतिलोम कितना आ रहा है, 8/9 आ रहा है, और इस किताब में क्या दिया है, प्रतिलोम 8/9 दिया है, लेकिन हमारा माइनस का 8/9 आया, तो ये नहीं है, ये नहीं है। अब ये पूछ रहा है क्यों नहीं है, तो इसका हम जवाब देंगे। देखो गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम तब होता है जब एक संख्या का दूसरी संख्या के गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है। अगर ये प्रतिलोम नहीं है, ये प्रतिलोम नहीं है, तो गुणा में 1 प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे, देखो माइनस का 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम किताब पूछ क्या रही है, देखो गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है कि नहीं है। तो देखो 8/9 नहीं है, मैं पता लग गया, क्योंकि माइनस का 8/9 है, तो 8/9 नहीं है, तो गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। अब पूछ रहा है क्यों नहीं है, तो हम लिखेंगे क्योंकि माइनस का 1 सही 1/8 गुणा 8/9 बराबर नहीं है 1। देखो गुणात्मक प्रतिलोम कब होता है, जब बराबर 1 होता है। गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है, तो बराबर 1 नहीं होगा, बस यही उत्तर लिख देंगे। अगला सवाल है 9, ठीक है। क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0/3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो वही पहले जैसा ही सवाल है, 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। देखो मुझे पता है, मैं तुम्हें बता भी देता हूँ क्यों है। देखो 3 त्रिक 9 और 1 10/3, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10/3। अब देखो 10/3 का प्रतिलोम कितना होगा, परिमेय संख्या का प्रतिलोम उल्टा होता है, मैंने बताया 10/3 है, तो 3/10, 3/10। अगर 10 से 3 में भाग दिया जाए तो 0.3 आएगा, ठीक है। 0.3 आएगा, तो 10/3 का योज्य प्रतिलोम कितना है, 0/3, 0.3 ये तो दिया है, तो 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। अगर है तो क्यों है, तो क्यों है तो इसमें लिखेंगे क्योंकि 3 सही 1/3 गुणा 0.3 बराबर है 1, ठीक है। बस सवाल हो गया। अगला सवाल है 10वें सवाल पे हम जाएंगे, अगले पेज पे है जो, देखो ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो ऐसी कौन सी परिमेय संख्या हो सकती है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, मतलब कोई ऐसी संख्या है जिसका उल्टा कुछ होता ही नहीं है। व्युत्क्रम मतलब है उल्टा, मतलब व्युत्क्रम मतलब है उसमें 1 का भाग दिया जाए। अगर 2 है, 2 का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/2। सभी संख्या का व्युत्क्रम होता है। क्या कोई ऐसी संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं, तो हाँ है। हम कहें वो संख्या है 0। देखो 0 का कोई व्युत्क्रम ही नहीं होता, 0 का किसी में भाग दे लो वो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। नंबर 2 है परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। ऐसी परिमेय संख्या बताइए जो अपने व्युत्क्रम के समान होती है। देखो ऐसी कौन सी संख्या है जो उनका उल्टा सीधा सब एक जैसा होता है, मतलब एक, ये देखो एक जैसा, तो उस शब्द में ही आ रहा है एक, ठीक है। तो वो संख्या होगी 1 और माइनस का 1। देखो 1 का व्युत्क्रम निकालो तो भी 1 ही आएगा, और माइनस का 1 का व्युत्क्रम निकालो तो भी -1 ही आएगा, ठीक है। नंबर 3 परिमेय संख्या
जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है? तो वो परिमेय संख्या होगी 0। देखो उसका 0 को चाहे धन कर लो चाहे ऋण कर लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है, हमने पहले भी पढ़ाया था, ठीक है। संख्याएं 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम है। -5 का व्युत्क्रम 1/-5 होगा, ठीक है। 1 गुणा x, x बराबर नहीं है 0 का व्युत्क्रम। देखो 1/x, x का व्युत्क्रम कितना हो रहा है 1/x, तो x 1/x का व्युत्क्रम कितना होगा उल्टा लौट के x, ठीक है। 1/x का व्युत्क्रम कितना होगा x, ठीक है। दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या है। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक है, ठीक है। इसी के साथ ये यूनिट ख़त्म होती है। कल मिलेंगे अगली यूनिट के साथ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ में आया हो, मैंने ये पहली वीडियो बनाई है, मुझसे कुछ गलतियां हो रही हैं, मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं ताकि मैं अपने आप में सुधार कर सकूं और आपको एक बेहतर शिक्षा दे सकूं। धन्यवाद।